हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम नई फाइल किस तरह से ले सकते हैं, उस कंट्रोल एंड प्रेस कर सकते हैं या फाइल में जाके यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए आएंगे। इस तरह से अगर इसको सेव करना चाहते हैं, फाइल आपने ले ली है और अब बेटर यही है कि आप फाइल पे कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको सेव कर लें। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, नहीं तो आप यहाँ पे सेव का बटन पे क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं, या फाइल में जाके सेव पे क्लिक करें और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, सो मैं कंट्रोल एस करता हूँ या यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कहाँ सेव करना चाहते हैं, सो आप कहेंगे दिस पीसी एंड दिस पीसी में आप बताएंगे कि डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पे कहाँ। तो मैं कहता हूँ भाई डॉक्यूमेंट में सेव कर दो और यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख देता हूँ। मैं कहता हूँ लेसन 1, बस लेसन 1, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया इसको डॉक्यूमेंट्स में। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। हम एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं और हर वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। जस्ट लाइक आप अगर यहाँ देखें तो शीट 1 है, अगर मैं इसके साथ प्लस के निशान पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक और शीट ऐड हो जाएगी, यानी कि शीट 2। इस तरह से मैं जितनी शीट चाहूँ ऐड कर सकता हूँ और हर शीट को मैं नाम भी दे सकता हूँ। बहुत सिंपल है इसको रीनेम करना। आपने राइट क्लिक करना है और रीनेम पे क्लिक करना है, तो आप इसको नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ माय शीट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप किसी भी शीट को रीनेम कर सकते हैं। और अगर किसी शीट को डिलीट करना चाहें, आप कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो शीट डिलीट हो जाएगी। तो वापस हम शीट 1 पे चले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, बिकॉज आप अगर देखें इसका इंटरफेस तो ये कॉलम्स एंड रोज पे मुश्तमिल है। इस तरफ को ये देखें ये कॉलम्स हैं हमारे और इस तरफ को ये जो है ये रोज हैं। एक्सेल की कोई भी आप फाइल जब भी ओपन करेंगे हमेशा आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसी तरह ये एक टेबलर फॉर्म में आपके पास ओपन होकर आती है। तो एक्चुअली हम एक्सेल में सेल्स की बेस पे ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं। जो भी ये एक बॉक्स बनता है ना, ये एक बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं। और इसी तरह से ये जो एक पूरी ये जो पट्टी है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है, इसको हम कॉलम कहते हैं। इस रुख पे जो है टॉप बॉटम की तरफ, इसको हम कॉलम कहते हैं। और लेफ्ट राइट की तरफ ये जो पट्टी है कलेक्शन ऑफ सेल्स है, इसको हम रो कहते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ और कॉलम्स अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए मैंने आपको सेल का बता दी। यानी जो भी हमने सेल सेलेक्ट किया होगा उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। यानी जहाँ पे हमारा कर्सर उस वक्त पड़ा होगा उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। और इस एक्टिव सेल का हम एक एड्रेस भी होता है। यानी अगर सपोज करें मैं इस सेल में इस वक्त मौजूद हूँ, तो इस सेल का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। एड्रेस बहुत आसान हो सकता है। आपने देखना है कि आप इस वक्त किस कॉलम में हैं। ये देखें जी कॉलम है और रो है 9। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो हो सकता है G9 इसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर इस सेल में बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि डी कॉलम नंबर डी है और रो नंबर 7 है, तो इट मीन कि इसका सेल रेफरेंस D7 होगा। सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस सेम चीज़ है, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। सेल रेफरेंस अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रहा कि भाई कौन सा सेल रेफरेंस है, तो बड़ा आसान है इसको ढूंढना। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो लेफ्ट साइड पे यहाँ देखें, यहाँ पे भी सेल रेफरेंस आ जाएगा। F9, कहीं और क्लिक करें तो I7, कहीं और क्लिक करें तो A6। ये देखें यहाँ से, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आप जिस सेल में इस वक्त मौजूद हैं उसका रेफरेंस क्या है या उसका एड्रेस क्या है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस लिख के भी आप जा सकते हैं। आपने यहाँ पे हम लिख देते हैं D100, ठीक है, और एंटर करेंगे तो देखिए हम D100 में पहुँच गए।
इस तरह से आप यहाँ से आप लिख दें M500, तो देखिए M500 में आप पहुंच गए। सही। अब यहाँ पे M500 पे आने के बाद वापस कैसे जाएं, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अप एरो। तो कंट्रोल अप एरो दबाएंगे तो ये देखिए हम बिल्कुल शुरू में पहुंच गए हैं। इसी तरह से आप किसी भी सेल में सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे तो आप वर्कशीट के बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे, आखिरी सेल में पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से आप वापस कंट्रोल अप करेंगे तो शुरू में पहुंच जाएंगे। सेम एज कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप आखिरी कॉलम में पहुंच जाएंगे, जो भी आपकी एक वर्कशीट में हो सकता है। इसी तरह से कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाएंगे तो फिर आप शुरू में पहुंच जाएंगे। इसकी एक और शॉर्टकट की भी हो सकती है शुरू में आने के लिए, कंट्रोल होम दबाएंगे तो भी आप स्टार्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल A1 कॉलम में, A1 सेल में आके बैठ जाएंगे। ठीक है। अगर हम मल्टीपल रोज और कॉलम्स इंसर्ट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और राइट की तरफ ड्रैग कर लें या लेफ्ट की तरफ, जिस तरफ को भी आप सिलेक्शन बनाना चाहें आप उस तरफ को बना सकते हैं। और फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है। ताकि आपको आसानी रहे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ रैंडमली, ये देखें। और अब मैं इसमें से ये वाले दो जो हैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो ये देखें डिलीट हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस कॉलम में या इस कॉलम के लेफ्ट साइड पे मैं कोई एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस दबाऊंगा। सो मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो ये देखें मुझसे पूछता है कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ इंसर्ट करनी है। मैं कहता हूँ इंटायर कॉलम इंसर्ट करना है और ओके कर दूंगा तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ होगा, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। जहां भी आपका कर्सर पड़ा होगा, जो भी एक्टिव सेल जहां भी होगा, आप वहां पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आपने फिर कंट्रोल प्लस दबाना है तो उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखें जितनी बार भी आप कंट्रोल प्लस दबाते जाएंगे कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। बट ख्याल रहे कि जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसकी लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट होगा हमेशा। अब मुझे ये नहीं चाहिए कॉलम्स एक्स्ट्रा, मैंने ऐसे ही ऐड किए थे तो मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। या जो शॉर्टकट की बताइए मैंने कंट्रोल माइनस से भी आप ये काम कर सकते हैं। सेम एज रोल्स के साथ भी है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ भी और मुझे यहाँ पे एक रो ऐड करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर कंट्रोल प्लस दबा दूंगा तो ये देखिए रो ऐड हो गई है। और इस तरह इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल माइनस दबाऊंगा तो रो डिलीट हो जाएगी। हमने सेल रेफरेंस पे बात की थी, तो सेल रेफरेंसेस को यूज़ करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सपोज करें मुझे यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ 5 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएं इस सेल में। तो उसके लिए हमें लिखना है इक्वल और 5 का जो है ना वो सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे हम, यानी C3 प्लस D3 और एंटर कर देंगे तो ये देखिए 15 आ गया। ये तो बहुत आसान था, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, मेरे पास कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ये जिस वक्त पे मर्जी लिख लें। ये देखिए कुछ और वैल्यूज़ हैं मेरे पास। अच्छा, इन सारी वैल्यूज़ को मैंने जमा करना है। तो अब अगर मैं ये यूज़ करता हूँ इक्वल और फिर 18 का जो सेल रेफरेंस है यानी D7, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इक्वल लिख के आप इस 18 पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखें D7 खुद ही आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस की अलामत लगाएंगे, फिर ये D8, फिर प्लस की अलामत और फिर ये। तो ये बड़ा मुश्किल काम है इतने सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना।
तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला फंक्शन है। आपने लिखना है सम, ब्रैकेट शुरू करनी है और आपने पूरी ना ये रेंज बता देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें, ये सारा नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। ये देखें D7 कॉलन का मतलब हो गया से D12 तक, D7 से D12 तक जो है उसको सम कर दो और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये देखें 251 आ गया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास ये देखें, मेरे पास ये वैल्यू है एक, लेट्स सपोज मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 10 और यहाँ 20 और यहाँ पे 30। ठीक, मैं अगर इस 30 को इस 10 और 20 के बीच में रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर ये जो मेरा पॉइंटर, ये देखिए पहले यूँ था और मेरा पॉइंटर यहाँ थोड़ा सा मूव करूँगा बॉर्डर लाइन पे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसको मैं ड्रैग कर सकूँगा, इसको उठा के कहीं और मूव करवा सकूँगा, ये देखें। लेकिन जब मैंने इसको मूव करवाया तो देखिए ये आ रहा है कि देयर इज ऑलरेडी डेटा है, यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं ओके करता हूँ तो देखिए 30 वहाँ जाकर प्लेस हो गया और वहाँ से 10 ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं इसको वहाँ पे मूव करवाना चाहता हूँ और उन दोनों के बीच में 10 और 20 के। तो उसके लिए मुझे ना शिफ्ट दबा के मैं इसको मूव करूँगा, ये देखें तो अब वहाँ पे ऐड हो गया 10 और 20 के बीच। तो ये हमारा कह लें कि मूविंग हैंडल है। हम इसके साथ यानी किसी भी सेल के ऊपर बॉर्डर पे जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और आप उसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं सेल को बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमारा आम जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं, इसको हम सिलेक्शन हैंडल कह सकते हैं कि किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे इसके साथ। और एक और हमारे पास हैंडल होता है जिसको हम फिल हैंडल कहते हैं। फिल हैंडल से हम वैल्यूज़ किसी भी एक सीरीज़ की फॉर्म में फिल कर सकते हैं। सपोज करें मुझे, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए ना 2। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर बिल्कुल कॉर्नर में आ जाऊँगा यहाँ पे। जब मेरा कर्सर यूं हो जाए ना छोटा सा, ये देखिए बड़ा है ना, ये छोटा प्लस का निशान जब बन जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा। तो ये देखें ये फिलिंग करता जा रहा है एक खास पैटर्न पे। इसी तरह से आप अगर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहते, आप कहते हैं एक ही वैल्यू मल्टीपल सेल्स में जो है वो हो जाए, फिलअप हो जाए, तो आप एक वैल्यू लिखें और उसको रोज और कॉलम जिस तरफ मर्जी ड्रैग कर लें तो फिलिंग करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिल कंट्रोल हो गया या फिल हैंडल हो गया। चलें, हमने कुछ बातें कर ली, बेसिक्स समझी हमने। हम एक छोटा सा छोटी सी एक असाइनमेंट बना के देखते हैं और ताकि हमें समझ आए। मैं ये सारा डेटा डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने डिलीट का बटन दबाया और अब यहाँ पे हम कोई एक डेटा डाल देते हैं। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नेम, सपोज करें मैं किसी भी एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा इनपुट करने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख लिया ABC कार्गो कंपनी पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा। यहाँ पे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नेम विजिट्स। ठीक है, मैं विजिट्स लिख लेता हूँ कि जो भी एम्प्लॉय है उसके हर माह में कितने कितने विजिट हुए। तो मैं लिखता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए मुझे लिखना है 1, फिर 2 और इसको मैं फिल कर लूँगा यूँ। और एम्प्लॉय नेम जो है कोई भी मैं लिख लेता हूँ, अहमद, काशिफ, नवीद, उमर, बिलाल, माजिद, कासिम,
अयून एंड जाहिद, ठीक है। और यहाँ पे इनकी वो जो विजिट्स हैं वो लिख दूंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए मेरा एम्प्लॉय नेम जो था वो यहाँ पे इसकी बैक पे चला गया है। सो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, सी एंड बी कॉलम के बीच में मेरा कर्सर कुछ ऐसा हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके ना इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लूँगा। तो ये देखें ये यहाँ पे फिट हो गया। और फिर यहाँ पे अब हम कोई भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, इसका 40 विजिट हो गए, 30 विजिट हुए फरवरी में, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे 28, 38, और यहाँ पे 22, और यहाँ पे 21, ठीक है। इसी तरह से काशिफ की वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। तो मैं वीडियो को पॉज करके ये डेटा इनपुट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, और दोबारा आते हैं। जी डेटा मैंने इनपुट कर लिया है और अब हम आगे फॉर्मेटिंग करते हैं। अच्छा, अगर आप इन सब को भी छोटा करना चाहते हैं और फिट करना चाहते हैं कंटेंट के हिसाब से, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा है तो उसी हिसाब से ये हो जाए, तो ये देखिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको भी यूँ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका एक अच्छा हल ये है कि हम तमाम कॉलम्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डबल क्लिक कर दें बस, तो ये खुद ही अपने कंटेंट के हिसाब से श्रिंक हो जाएंगे सारे कॉलम्स। और इसी तरह से अगर मुझे लगता है कि ये भाई बहुत छोटे हो गए तो कोई नहीं, सबको कॉलम्स को सिलेक्ट ही रहने देना है और आपने यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लेना है, तो उसी हिसाब से सारे के सारे कॉलम्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। फर्दर हम इस पे सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, सारे सेल्स को एक ही सेल बना लेते हैं ताकि ये मसला ना करे। सो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये देखिए मर्ज हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में हमने ये किया था कि इसको एक्सपैंड कर लिया था कॉलम को, और ये तो मसला हल हो गया था हमारा। लेकिन सम टाइम हम कॉलम एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। सपोज करें ये जो हमारा एम्प्लॉय नंबर 1 है, इसका नाम है मियाँ मोहम्मद अहमद, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि भाई एम्प्लॉय नेम वाला खाना बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम इसको वापस यहीं रखते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको हम ना रैप टेक्स्ट कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये देखें ये उसी सेल में 2 लाइनों में लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नॉर्मली आप ऐसा लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकोगे, सो आपने यहाँ से रैप टेक्स्ट कर लेना है। उसको दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ क्लिक करें तो ये हो गया। तो आप पकड़ के भी इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, देखिए नीचे खींच लें। और यहाँ से भी थोड़ा सा मसला है, आपने इसको यहाँ से सेंटर या टॉप पे रखना है सबको। सो सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको हम कहेंगे टॉप पे हो सब। अच्छा, जब मैं डेटा इंटर कर रहा था, मैं यहाँ से कुछ 2 सेल्स डिलीट कर लेता हूँ, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। सपोज करें मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ 45, 30 या 66, ये कुछ भी रैंडम डेटा मैंने डाला, तो मैं टैप दबा के आगे जा रहा हूँ। अब मैं नई लाइन में जाना चाहता हूँ, मैंने एंटर दबाया तो ये देखें ये नीचे आ गया, ठीक है, जबकि इसको चाहिए था कि ये यहाँ जाता, ठीक है। मुझे यहाँ अगले स्टूडेंट का अगले एम्प्लॉय का जो भी डेटा था वो इनपुट करना था। तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें या जहाँ से भी, और फिर उसमें आप डेटा एंटर करें। सपोज करें मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ सपोज करें मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसमें डेटा लिखूंगा। ये देखें टैप दबा के, तो ये पूरे उस
जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर रह के ही टैब टैब दबा के मूव करेगा, यानी उससे बाहर कहीं नहीं निकलेगा। अब मुझे सपोज करें इसमें डेटा एंटर करना है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर अगला टैब दबा के यहाँ लिख लिया, फिर यहाँ लिख लिया, फिर यहाँ लिख लिया, फिर यहाँ लिख लिया, फिर टैब दबाया तो ये शुरू में आ गया। यहाँ पे 10 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे इमरान लिखा, यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करना है वो किया, फिर यहाँ। तो जस्ट टैब टैब दबा के आप लिखते जाएंगे जहाँ तक भी आपने लिखना है, यानी आप पहले ही सारा वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने डेटा एंटर करना है, और फिर टैब टैब दबा के आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हो। उसके बगैर आपको थोड़ा इधर उधर मूव होने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी कि ये जो जनवरी फरवरी वगैरह मैंने लिखे थे, ये मैंने मैनुअली लिखे थे। इसको आप ऑटोमेटिकली भी लिख सकते हैं। आपने जस्ट जनवरी लिखना है, कहीं भी यहीं पे चले लिखा रहने देते हैं, और उसको पकड़ के आपने राइट की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो ये देखिए ये सारे मंथ खुद ब खुद लिख देगा। आप इसी तरह से कहीं और लिखना चाहते हैं, जनवरी लिखा, उसको पकड़ा और नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, तो ये देखिए सारे मंथ खुद ही लिख देगा। सपोज करें मैं हर एम्प्लॉय की यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो भी उसके विजिट्स हुए हैं वो, तो उसके लिए ये मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल विजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन लगाना है वही वाला फार्मूला, इस सारी रेंज को जमा करने के लिए। सो इक्वल लिखूंगा, सम लिखूंगा, ब्रैकेट शुरू करनी है मुझे, और यहाँ पे क्लिक कर देना है, कॉलन लगाना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, या आप सिलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हैं सारा, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। तो 171 जो है इसका वो टोटल विजिट्स हो गए मोहम्मद अहमद के। आप ये काम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, मैं नीचे वाले सेल में करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करना है, तो ये देखें जितनी भी रो थी उसने सब कुछ हर काम खुद ही कर लिया, आपने जस्ट एंटर दबाना है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, आपने जस्ट कीबोर्ड से आल्ट इक्वल प्रेस करना है, तो ये देखें ये सम कर देगा। लेकिन अब देखें पहले चूंकि सिर्फ रोज थी, कॉलम्स नहीं थे, अब कॉलम्स भी हैं, रोज भी, तो इसने ऊपर की तरफ इसको प्लस करना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो फिर इसकी सेल रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं भाई इधर से इधर की तरफ करना है, सो आप जस्ट रो को सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें, तो ये उस तरफ को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ये सम कर दे, तो आपने सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, डाउन। इस तरह से अगर राइट की तरफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे, तो ये खुद ही सारी जगहों पर अप्लाई हो जाएगा और हर सेल का जो भी आपने सम करना होगा वो कर देगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फिर डाउन हुआ पड़ा है, इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे ये 21 आ रहा है, इसी तरह से ये भी ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो ये वहाँ ऊपर सेल के ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक सेल की फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये भी होता है, क्लिप बोर्ड में हमारे पास फॉर्मेट पेंटर होता है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लाके पेंट कर देना, तो ये इसकी फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। सही है। अगर आप सपोज करें इस 30 को आप ब्लू कर देते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके आप रेड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा साइज इसका यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे मल्टीपल सेल्स पे अप्लाई हो, तो आप फॉर्मेट पेंटर के साथ ये काम कर सकते हैं। आपने वहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन देखिए अब आगे कहीं अप्लाई करना चाहते तो वो इनएक्टिव हो गया है। सो अगर आप चाहते हैं कि बस एक बार आप इसको फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करें और फिर जहाँ जहाँ आप उसकी ये 30 वाली सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइल्स, वहीं पे अप्लाई हो जाए, तो आप इसके ऊपर ना फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आकर डबल क्लिक करेंगे। आपने यहाँ डबल क्लिक करना है, सॉरी एक्चुअली पहले आप इसको सिलेक्ट तो कर लेना, सिलेक्ट कर लें, फिर इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे और अब आप जहाँ जहाँ भी फॉर्मेटिंग 30 वाली अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करते जाएं। ये देखिए यहाँ, 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 वहाँ,
जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ ये 30 वाले सेल की फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जाएगी। अब इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, कहते हैं बस आगे नहीं करना कुछ भी, तो एस्केप दबा दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक।